કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અભય દુબે સુરતના પ્રવાસે આવ્યા હતા। સુરતમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી। કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા અભય દુબે સુરતના પ્રવાસે આવ્યા હતા। સુરતમાં કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી। તેમણે જણાવ્યું, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના દોસ્ત અદાણીને બચાવવાના પ્રયાસો કરી રહ્યા છે। એરપોર્ટ, બંદરો તેમજ અન્ય મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રમાં અદાણીને બચાવવા માટે ભારતીય તપાસ એજન્સીઓનો દુરુપયોગ કરાઈ રહ્યો છે। सीबीआईए 6 जून 2017 रोज एनडीटीवीना कार्यालय તેમજ સ્થાપક પ્રણય રોયના ઘર પર છાપો માર્યો હતો। તેના પરિણામ રૂપે અદાણી જૂથ આજે એનડીટીવીમાં 64.71% માલિક છે। 11 ડિસેમ્બર 2020 सीबीआई દ્વારા અંબુજા સિમેન્ટ અને ઓફિસ પર છાપો માર્યો હતો। પરિણામ રૂપે આજે અંબાણીએ અંબુજા સિમેન્ટને અધિગ્રહણ કરીને બીજી મોટી સિમેન્ટ કંપની બનાવી છે। સરકારી બેંકો તેમજ સંસ્થાઓને અદાણીના શેર ખરીદી દેખાડવામાં આવે છે। અદાણી એન્ટરપ્રાઇઝની જરૂર તો માત્ર ભારતને વિદેશ તેમના હિતને અધીન કરવામાં આવી છે। ઇઝરાયલની સાથે ભારતની રણનીતિ સંબંધોને અદાણી કંપનીને સોંપવામાં આવ્યો છે। વિત્ત મંત્રાલય દ્વારા આપત્તિ આપવામાં આવી હોય છતાં પણ 6 એરપોર્ટ અદાણી સમૂહને સોંપવામાં આવ્યા છે તેમ જણાવ્યું હતું। लोगों के बीच आकर मैं अभिभूत हूँ। साथियों, आप याद कीजिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक कैंपेन लॉन्च किया था, हम मोदी जी को लाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। 10 वर्षों तक इस बात का हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि अच्छे दिन आखिर आने किसके वाले हैं, ये नारा किसके लिए दिया गया था। तो अब पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दो खास मित्र A1 और A2 अडानी और अंबानी जी के अच्छे दिन आने वाले हैं, ये स्लोगन उनके लिए दिया गया था। देश के युवाओं के तो बेरोजगारी भरे दिन आए हैं, महिलाओं के महंगाई भरे दिन आए हैं, किसानों के लहू लुहान कर देने वाले दिन आए हैं और इस देश के छोटे और मझोले उद्योगों के लिए, एमएसएमई के लिए बर्बादी भरे दिन आए। मुट्ठी भर लोगों के अच्छे दिन सिर्फ इस मोदी सरकार में आए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद मोदी सरकार की रिपोर्ट से इन बातों का खुलासा होता है। चाहे एनएसएसओ की रिपोर्ट देख लीजिए तो वो कहते हैं किसानों की आमदनी 27 रुपये रह गई। चाहे आप अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर स्टेब्लिशमेंट की जो 2024 में रिपोर्ट आई है उसको देख लीजिए तो वो कहती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस देश में तबाही की कगार पर पहुंच गया है। कांग्रेस के शासनकाल से और बीते 10 वर्षों का अंतर यह है कि 1,60,00,000 रोजगार उसमें कम हो गए हैं, 60 लाख स्टेब्लिशमेंट परमानेंट बंद हो गए हैं। और उसका मुख्य कारण वो बताते हैं कि नोटबंदी से, वो बताते हैं कि गलत तरीके से जीएसटी लगाने से, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट बताती है कि चीन से बेतहाशा इंपोर्ट करने से हिंदुस्तान की ये बैकबोन को मोदी सरकार ने तोड़ कर रख दिया। मैं आपके स्मृति पटलों को चिन्हित करवाऊं और बताऊं कि देश के आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भी एक महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा था कि इस देश की ये परिस्थितियां इसलिए निर्मित हुई क्योंकि यहाँ कुछ 4-5 बड़े लोगों की मोनोपोली स्थापित की जा रही है। ये बात राहुल गांधी जी लंबे समय से कह रहे हैं। आज राष्ट्रव्यापी स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदर्शन भी किया है और खुलासा भी किया कि कैसे अडानी जी को अनैतिक तरीके से मोदी सरकार ने न सिर्फ प्रोटेक्ट किया बल्कि उनके व्यापार को अनैतिक तरीके से, जिससे हिंदुस्तान को नुकसान हो, बढ़ावा भी दिया। ये सिर्फ हिडनबर्ग की रिपोर्ट का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो जेपीसी की मांग कर रही है वो इस हिडनबर्ग रिपोर्ट के इतर जो अनैतिक तरीके से लाभ पहुंचाया गया है अडानी जी को, उसके लिए भी है। मैं आपके सम्मुख 6 प्रमुख उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। आप याद कीजिए
कैसे एक के बाद एक सीबीआई ने, ईडी ने, आईटी ने कई कंपनियों पर, कई मीडिया संस्थानों पर रेड किया और उस रेड के बाद वो संस्थानों में अडानी जी ने अपना स्टेक, सबसे बड़ा स्टेक स्थापित कर लिया। एनडीटीवी पर प्रणय रॉय के घर पर, उनके टेलीविज़न चैनल पर छापा मारा, क्योंकि वो निष्पक्षता से सरकार की समालोचना कर रहा था। सरकार जो गलत निर्णय ले रही थी वो बता रहे थे। तो अब उसमें 67% शेयर अडानी जी का उस टेलीविज़न चैनल में है। ट्विंट करके एक संस्थान था, उस पर आईटी की रेड हुई, उसमें स्टेक अडानी जी ने खरीद लिया। जीवीके एक कंपनी थी जिसने एयरपोर्ट मुंबई का लिया, वहाँ छापा मारा गया। उस जीवीके का जो स्टेक था वो अडानी जी ने ले लिया। उसके बाद अडानी जी ने एक के बाद एक नेल्लोर का जो पोर्ट था उस पे छापा मारा, वो अडानी जी के पास चला गया। हाल ही में आपको याद होगा तो इंडियन सीमेंट्स, जिसको बिरला समूह ने लिया है, और अडानी जी भी कॉम्पीट कर रहे थे, लेकिन वो बिरला समूह के पास चला गया तो सीबीआई ने हिंडाल्को के खिलाफ, जो उस संस्थान, उस ग्रुप के पास है, उस पर एक एफआईआर दर्ज कर दी। ये बात पहले भी सामने आई है कि किस प्रकार चंदा लो धंधा दो का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से मोदी सरकार ने काम किया, लेकिन ये मोडस ऑपरेंडी दूसरी तरह की है कि किस तरह से एक विशेष समूह को फ़ायदा पहुंचाना है। फिर आपको याद हो तो एक अडानी समूह एक एफपीओ लेकर आया था। उस एफपीओ में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी का इन्वेस्टमेंट कराया गया, और वो इन्वेस्टमेंट जब कराया गया कि जब ये पता था कि उनका जो इशू प्राइस है उससे कम मार्केट प्राइस हो गई, तब भी 30 करोड़ लोगों के पैसे को दांव पर लगाकर अपने दोस्त को लाभ पहुंचाने की कोशिश का आरोप मोदी सरकार पर लगा। इस देश की विदेश नीति क्या है? अगर विदेश नीति को संक्षिप्त में समझना है तो वो विदेश नीति है सिर्फ अडानी सेंट्रिक नीति। प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए, हिंदुस्तान में एकमात्र कंपनी अडानी जी की है जो ऑस्ट्रेलिया से कोल लाती है, झारखंड में बिजली उत्पादित करती है, और एकमात्र कंपनी को पावर परचेस एग्रीमेंट की अनुमति दी जाती जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। श्रीलंका गए प्रधानमंत्री जी, श्रीलंका में जो पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट 35 साल का था, ये कहा कैबिनेट के स्पोक्स पर्सन ने कि हमने कोलंबो का जो पोर्ट है वो 35 साल के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पता लगता है कि उसमें एक पार्टनर अडानी जी हैं। क्या भारत में कोई दूसरा व्यावसायिक संस्थान नहीं है जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में पार्टिसिपेट कर सकता था, या कोई पारदर्शी प्रक्रिया उसमें अपनाई नहीं जा सकती थी? इसी प्रकार 484 मेगावाट का जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस का श्रीलंका का पावर प्रोजेक्ट था वो अडानी जी को दिलवाया जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरमैन ने पार्लियामेंट्री कमेटी के सम्मुख कही। उन्होंने कहा कि जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है राजपक्षे, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मोदी जी इस विषय को परस्यू कर रहे हैं और ये अडानी जी को देना है। तो ये काम भी नियोजित रूप से अडानी जी को दिलाया गया। स्ट्रेटेजिक एरिया में, डिफेंस के एरिया में प्रधानमंत्री के साथ 2017 में अडानी जी इजराइल जाते हैं, और इजराइल में आप कल्पना कीजिए कि जिस संस्थान ने कभी कोई ड्रोन नहीं बनाया है, जिसके पास कोई अनुभव नहीं था, उसको डिफेंस के क्षेत्र में काम करने के लिए, जबकि हमारे पास वो शासकीय संस्थाएं थी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स था, भारत डायनेमिक्स था,
जिनके पास इस बात का अनुभव था, लेकिन वो काम किसको दिया गया? तो वो काम दिया गया अडानी जी को। संस्थाएं जो हैं, विदेशी लोग जो हैं भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, इसलिए भारत के उद्योगपतियों पर आक्रमण कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, क्या DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, वो विदेशी संस्थाओं के कहने पर काम कर रही है? उसने ये नोटिस इशू किया था 2014 में ही, जनवरी में, कि अडानी समूह ने जो पावर के कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान में लिए हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो पावर के इक्विपमेंट्स हैं और इंडोनेशिया से जो कोल लेकर आ रहे हैं, उसमें ओवर इन्वाइसिंग की है। ओवर इन्वाइसिंग कैसे? तो ओवर इन्वाइसिंग की है उनके भाई विनोद अडानी की कंपनियों के माध्यम से। वो कोरिया और चाइना के बिल भी उन लोगों ने पकड़े थे, क्योंकि यहाँ जो अडानी जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिए थे उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करने के, वो इस बिना पर लिए थे कि हमारा कोल इतने पैसे का आता है, हमारे पावर के इक्विपमेंट्स इतने पैसे के आते हैं, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट हम ये चार्ज करेंगे। तो इसका अर्थ ये था कि एक ओवर इन्वॉइसिंग करके हजारों करोड़ रुपए का अधिक बिल बता करके यहाँ के उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने का आरोप अडानी जी पर लगा। अब उसमें गंभीर मसला ये है कि उसमें जो इनके कंपनी में पार्टनर्स हैं, आगे मैं अगले 10 सेकंड में और बताऊंगा, लेकिन जो पार्टनर्स हैं वो एक चांगचुंग लिंग नाम का आदमी है, जो ताइवान का रहने वाला है, जो चीनी नागरिक है। उसको भारत की एजेंसियां ढूंढ भी रही थी, कुछ केसेस में ढूंढ रही थी, वो हिस्सेदार होता है इसमें, और आरोप लगता है कि उन लोगों ने ओवर इन्वॉइसिंग इनमें की है। फिर राहुल गांधी जी ने सदन में भी ये मुद्दा उठाया था कि कैसे नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री के विरोध के बावजूद एक आदमी को, अडानी को 6 एयरपोर्ट मोदी सरकार ने दिए। उनकी आपत्तियों के बावजूद हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसको लेकर उन्होंने मना किया था, मगर फिर भी उनकी बात दरकिनार कर दी गई। अब बात आती है अंतिम बिंदु की कैसे सेबी की चेयरमैन ने क्विड प्रो को या अपने पद का दुरुपयोग किया है या बेजा लाभ उन्होंने अपने पद का लिया है, ये एक गंभीर आरोप उन पर लगता है। पहली बात तो ये थी कि जब अडानी की कंपनियों में, जब प्रधानमंत्री कह रहे थे आपदा में अवसर ढूंढिए, कोविड का समय था, तब उनके शेयर में बेतहाशा जंप होने लगा। तो ये खुद अपनी रिपोर्ट में सेबी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि हमने 13 कंपनियां आइडेंटिफाई की थी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थे, जिनका स्ट्रक्चर ओपेक था, अर्थात जो मॉरिशस में, जो UAE में, जो साइप्रस में रजिस्टर्ड थी, लेकिन उनके स्टेक होल्डर्स का, उनके डायरेक्टर्स का पता नहीं था। और उन 13 कंपनियों में के माध्यम से स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ। तो 3 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाकर जांच को दिया कि क्या इसमें जो 25% नॉर्म्स हैं पब्लिक लिस्टेड कंपनी में कि 25% शेयर होल्डिंग जनता के पास होनी चाहिए, वो है या नहीं। रिपोर्टर अरविंद राठौड़, जनादेश न्यूज, सूरत।